हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जगी आज आपके लिए लेकर आया हूं राम सेतु मूवी की कहानी, जिसकी शुरुआत होती है साल 2007 अफगानिस्तान से, जब तालिबानी लॉर्ड बुद्धा की मूर्तियों को तोपों से ध्वस्त कर देते हैं और कुछ समय बाद वह आर्कियोलॉजिस्ट की टीम को बुलाकर शेष बची हुई बुद्धा की धरोहर को पढ़ने की कोशिश की जाती है, जिसमें कई देशों के आर्कियोलॉजिस्ट भाग लेते हैं, जिसमें अफगानिस्तान की ओर से दिलावर और भारत की ओर से डॉक्टर आर्यन कुलश्रेष्ठ होते हैं। वहां खुदाई के दौरान आर्यन को सोने, चांदी और सिक्कों से भरा हुआ एक बॉक्स मिलता है। ये सारी चीज़ें हिंदू राजा तरहन के समय की थी। तभी अचानक वहां तालिबानी हमला कर देते हैं, जिसमें सभी अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। दिलावर और आर्यन उस बॉक्स के साथ एक गुफा में आकर गिरते हैं, जहां उन्हें बुद्धा की एक विशाल लेटी हुई मूर्ति दिखाई देती है, जो कि आर्यन की एक और खोज होती है। और उसके बाद अफगानिस्तान का आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट आर्यन की बहुत तारीफ करता है और इस खोज का आधा हिस्सा भारत को दे देता है। और वहाँ आर्यन मीडिया को बताता है कि वह नास्तिक है और विज्ञान के तथ्यों को ही मानता है, भगवान पर विश्वास नहीं करता है। इसके बाद आर्यन वापस इंडिया लौट आता है और इधर इंडिया में पुष्पक शिपिंग कंपनी और गवर्नमेंट मिलकर सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट के तहत राम सेतु पुल को तोड़ने ही वाले होते हैं, ताकि जहाज़ों की आवाजाही आसान हो सके। लेकिन लोगों की इस पुल के प्रति बहुत श्रद्धा होती है, क्योंकि यह राम सेतु पुल श्री राम द्वारा बनाया गया था, इसलिए वे इस प्रोजेक्ट का विरोध करते हैं और इस प्रोजेक्ट के विरुद्ध राम सुरक्षा परिषद कोर्ट में पिटीशन डाल देती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अब पुष्पक शिपिंग के ओनर इंद्रकांत को यह प्रूफ कर देना था कि राम सेतु मानव निर्मित नहीं है, यह प्रकृति द्वारा बनाया गया पुल है, जिसे श्री राम से पहले का बना हुआ है। इसके लिए आर्कियोलॉजिस्ट के मैनेजर आर्यन को चुनते हैं, ताकि वे एक ऐसी रिपोर्ट बनाकर कोर्ट में पेश करें जिससे साबित हो सकता है कि राम सेतु मानव निर्मित नहीं है, अपितु प्रकृति द्वारा बनाया गया है। क्योंकि आर्यन खुद भी गॉड पर विश्वास नहीं रखता था, इसलिए वह राम सेतु को भी श्री राम से पहले का मानता था और एक रिपोर्ट तैयार कर भी लेता है। इसका विरोध उसकी पत्नी गायत्री करती है। वह कहती है कि यह रिपोर्ट वह कोर्ट में पेश न करे, क्योंकि इस रिपोर्ट से रामायण और श्री राम पर सवाल उठेंगे और लोगों की श्रद्धा को ठेस पहुंचेगी। लेकिन आर्यन गायत्री की बात नहीं मानता और अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर देता है और रामायण को भी काल्पनिक कह देता है, जिसके विरोध में लोग सड़कों पर उतर आते हैं। और इस विरोध के कारण आर्यन को आर्कियोलॉजिस्ट विभाग से सस्पेंड कर दिया जाता है। पर कुछ दिन बाद उसके बॉस इसे इंद्रकांत से मिलवाते हैं। इंद्रकांत उसे रामेश्वरपुरम जाकर राम सेतु पर पुनः रिसर्च करने के लिए कहते हैं, ताकि राम सेतु को प्रकृति द्वारा बनाया गया साबित कर सके। पहले तो आर्यन आनाकानी करता है, लेकिन फिर अपने परिवार की खोई हुई सेल्फ रिस्पेक्ट को पुनः प्राप्त करने के लिए और राम सेतु पर रिसर्च करने के लिए तैयार हो जाता है। और फिर अगले दिन पुष्पक शिपिंग में पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात प्रोजेक्ट मैनेजर बाली से होती है। बाली डॉक्टर आर्यन को अपनी लैब में ले जाता है और टीम मेंबर से मिलवाता है, जहां उसे रिसर्च के लिए एक सूट भी दिया जाता है, जिसमें वह समुद्र की गहराई में जितनी देर चाहे तब तक रुक सकता है। बाली अपनी रिसर्च को करने से पहले आर्यन को कहता है कि सी में वह श्रीलंका के एरिया में एंट्री नहीं करेगा, क्योंकि श्रीलंका सिविल वार की वजह से उनकी जान को खतरा हो सकता है। उसके बाद आर्यन को राम सेतु के बारे में बताया जाता है कि इस वक्त राम सेतु समंदर के अंदर तकरीबन 6 फीट नीचे धंसा हुआ है, जिसका 3D होलोग्राम भी बना लिया जाता है। रामायण के अनुसार श्री राम 7000 साल पहले थे। अब आर्यन को यह पता लगाना था कि राम सेतु 7000 साल पुराना है या इससे भी अधिक। अगले दिन आर्यन सूट के साथ समंदर के अंदर एंट्री कर जाता है, जहां से वह राम सेतु के कुछ सैंपल लेकर आता है। इसकी कार्बन डेटिंग से एज पता कर डॉक्टर चंद्रा बताते हैं कि जो आर्यन सैंपल लेकर आया है उसकी एज 18000 साल पुरानी है। इससे साबित होता है कि राम सेतु 18000 साल पुराना है। लेकिन आर्यन इस बात से सहमत नहीं होता, क्योंकि ये सैंपल राम सेतु के ऊपरी हिस्से से लिए गए थे। इसलिए आर्यन उन तैरने वाले पत्थरों की भी स्टडी करना चाहता है, जिससे राम सेतु का निर्माण हुआ था। तभी उन्हें राम सेतु की असल एज के बारे में पता चल सकेगा। अब उसे श्रीलंका की सीमा में जाकर उन तैरने वाले पत्थरों को लाना होगा, जो कि इतना आसान नहीं था। लेकिन फिर भी आर्यन इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है और अगले दिन समंदर के अंदर पहुंच जाता है।
जब आर्यन को श्रीलंका की सीमा में एक तैरता हुआ पत्थर दिखाई देता है, इसलिए बाली आर्यन को श्रीलंका की सीमा में नहीं जाने के लिए कहता है। लेकिन आर्यन जब बाली की बात नहीं मानता तो वह आर्यन के सूट को डीएक्टिवेट कर देता है ताकि आर्यन उस तैरते हुए पत्थर को लेने के लिए श्रीलंका की सीमा में न चला जाए। लेकिन फिर भी आर्यन उस सूट से बाहर निकलकर और अपनी जान पर खेलकर उस पत्थर को पा ही लेता है। जब इस पत्थर की कार्बन डेटिंग की जाती है तो यह 7000 साल पुराना निकलता है, लेकिन जो पहले वाला 18000 साल पुराना पत्थर था वह इंद्रकांत द्वारा बाली की सहायता से कहीं और से लाकर स्थापित किया गया था ताकि आर्यन अपनी रिपोर्ट के माध्यम से यह साबित कर सके कि राम सेतु श्री राम से पहले का है, ताकि वह राम सेतु को तोड़कर अपनी शिपिंग कैनाल बना सके। अब आर्यन को भी विश्वास होने लगा है कि राम सेतु श्री राम के समय का ही है और इसलिए आर्यन अपने मित्रों के साथ और फ्लोटिंग स्टोर लेने के लिए जाता है। अब बाली को पता था कि समंदर में तूफान आने वाला है, इसलिए उसकी चाल के मुताबिक वह चाहता था कि वह आर्यन व उसके सहयोगियों को उसी तूफान में मार दे। इसलिए उसने तूफान आने पर आर्यन के शिपिंग के सभी फीचर्स डीएक्टिवेट कर दिए। इस प्लान के बारे में आर्यन की सहयोगी गिब्रेल को पहले से ही शक हो गया था, इसलिए वह उस तैरने वाले पत्थर को अपने बैग में छुपा कर ले आई थी ताकि यह साबित कर सके कि राम सेतु श्री राम के समय का ही है। अब समंदर में तूफान आने से आर्यन व उसके सहयोगी समंदर में डूबने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक वहां उन्हें श्रीलंका का एक टूरिस्ट गार्ड एपी उन्हें बचाकर अपनी नाव में बिठा लेता है और सुरक्षित स्थान श्रीलंका ले जाता है। आर्यन को पता चल चुका था कि इंद्रकांत ने बाली के साथ मिलकर उन्हें मारने की कोशिश की थी ताकि राम सेतु की सच्चाई सबके सामने न आ सके, वह उसका प्रोजेक्ट बंद न हो सके। और अब आर्यन को और सबूतों की आवश्यकता थी ताकि वह राम सेतु और श्री राम के बीच संबंध को स्थापित कर सके। इसके लिए एपी उनकी सहायता करने के लिए राजी हो जाता है और वह कहता है कि वह उन्हें इससे भी बड़ा पत्थर दिला सकता है, लेकिन इसके लिए खर्चा लगेगा जिसका हिसाब वह अंत में करेगा। जैसे ही एपी आर्यन को लेकर और पत्थर इकट्ठा करने के लिए समंदर के बीचों बीच जाते हैं तो बाली उन पर हमला कर देता है। अब आर्यन उसके सहयोगी एपी के साथ जंगल की ओर भागने लगते हैं। इसी भागा दौड़ी में डॉक्टर गिब्रेल को गोली लगती है और वह मर जाती है, जिससे आर्यन बहुत सैड हो जाता है और अब वे श्रीलंकाई हेलीकॉप्टर से जाफरन एयरबेस में पहुंच जाते हैं। इधर चंद्रकांत बाली को डॉक्टर आर्यन को मारने के लिए जाफरान भेजता है और डॉक्टर चंद्रा की रिपोर्ट को कोर्ट में पेश कर देता है कि राम सेतु 18000 साल पुराना है, जिससे सुप्रीम कोर्ट राम सेतु और श्री राम के मध्य संबंध को स्थापित करने का विपक्षी दल को 3 दिन का समय देते हैं। साबित न होने पर वह राम सेतु को तोड़ देंगे। यह पूरी बात गायत्री आर्यन को बताती है, जिससे आर्यन की टेंशन और बढ़ जाती है। तभी आर्यन श्रीलंका में रावण की पूजा होते हुए देखता है और उसे आइडिया आता है कि अगर वह रावण के अस्तित्व को साबित कर देता है तो यह भी साबित हो जाएगा कि श्री राम ने ही राम सेतु का निर्माण किया था और रामायण एक महाकाव्य नहीं है और सत्य है। अब एपी आर्यन को एक सार्वजनिक लाइब्रेरी में लेकर जाता है ताकि उन्हें वहां से रावण की सोने की लंका के बारे में जानकारी मिल सके, लेकिन वहां उन्हें हासिल तो कुछ नहीं होता, परंतु ऐसे व्यक्ति के बारे में जानकारी मिल जाती है जिसके पास एक बहुत पुरानी धरोहर ताम्रपत्र थी जिसमें लंका की नगरी के बारे में जानकारी थी। और वे उस व्यक्ति के पास पहुंचकर उस ताम्रपत्र की फोटो अपने कैमरे में ले लेते हैं, जिसमें एक मैप के माध्यम से रावण की लंका के बारे में बताया गया था। अब वे उस मैप के माध्यम से अशोक वाटिका में पहुंचते हैं और वहां जाकर मैप को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक टनल के माध्यम से रावण की लंका तक पहुंचा जा सकता है। दूसरी तरफ बाली को उस मैप वाले व्यक्ति का पता चल जाता है जिसके माध्यम से वह आर्यन के बारे में पता कर लेता है और उसके बाद उस व्यक्ति को भी मार देता है। उधर आर्यन टनल के माध्यम से एक गुफा में पहुंच जाते हैं जहां उसे दीवारों पर बहुत पुरानी भाषा हेला लिखी हुई मिलती है। इस भाषा को पढ़कर आर्यन रावण की लंका में दीवार तक पहुंच जाते हैं जो कि बंद होती है। वहां पर उन्हें और 2 रास्ते दिखाई देते हैं। एपी आर्यन को त्रिकुटा पर्वत वाले रास्ते पर जाने के लिए कहता है क्योंकि वहां से रावण की सोने की लंका दिखाई देती थी, ऐसा रामायण में लिखा गया था। इसीलिए वे यही रास्ता चुनते हैं और एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाते हैं
जहां उन्हें एक प्लांट मिलता है जिसे संजीवनी बूटी कहते हैं और इससे साबित हो जाता है कि वह इस वक्त रावण की लंका में ही खड़े हैं। इसीलिए वे इस संजीवनी बूटी को साक्ष्य के तौर पर अपने पास तोड़कर रख लेते हैं। और तभी अचानक बाली गायत्री को लेकर वहां पहुंच जाता है और उन सब को अपने हेलीकॉप्टर में बिठा लेता है और उनसे उस तैरने वाले पत्थर के बारे में पूछता है। जब आर्यन कुछ नहीं बताता तो बाली हाथापाई करने लगता है। इस हाथापाई में एपी जहाज से नीचे गिर जाता है और उसका बैग आर्यन के हाथ में आ जाता है। इस बैग से वह बाली के सिर पर मारता है और बाली गिर जाता है और तभी अचानक हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और वे सारे लोग इंजर्ड हालत में नीचे गिरते हैं। जब आर्यन उस क्रैश हेलीकॉप्टर से एपी के बैग को निकालता है तो उसे पता चलता है कि वह तैरने वाला पत्थर एपी के बैग में ही है और आर्यन बाली को भी बचा लेता है। फिर बाली उन्हें इंडिया वापस भेजने का बंदोबस्त करके देता है। इधर भारत में सुप्रीम कोर्ट राम सेतु के बारे में फैसला सुनाने ही वाला होता है कि तभी आर्यन वहां पहुंच जाता है और वह तैरने वाला पत्थर की कार्बन डेटिंग बताता है, साथ ही संजीवनी बूटी रावण के साक्ष्य भी दिखाता है और यह भी कहता है कि अंग्रेजों ने राम सेतु का नाम बदलकर एडम ब्रिज कर दिया था ताकि आने वाले समय में श्री राम के इतिहास को मिटाया जा सके। साथ ही यह भी कहता है कि ताजमहल को बचाने के लिए कई फैक्ट्रियां बंद कर देने से देश के विकास पर कोई फर्क नहीं पड़ा, उसी तरह राम सेतु के डेवलपमेंट से देश पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन सभी सबूतों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यदि किसी को श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने हैं तो उन्हें सबसे पहले श्री राम के नहीं होने के प्रूफ कोर्ट में पेश करने होंगे और जब तक वे ऐसा नहीं करते तब तक राम सेतु को नहीं तोड़ने की परमिशन कोर्ट सरकार को नहीं दे सकती। यह फैसला सुनकर सभी के चेहरे पर खुशी नजर आती है क्योंकि उनकी विश्वास और श्रद्धा की जीत हुई थी। के अंत में आर्यन एपी के बारे में सोच रहा होता है जिसने अपना नाम अंजनी पुष्प कुमारम बताया था और वह हनुमान की तरह ही श्री राम के अस्तित्व को ढूंढने में मदद करने के लिए आर्यन के पास आया था। अब उसकी यात्रा पूरी हो गई थी, तब वह एकदम से गायब हो गया था। अब आर्यन एपी की डायरी खोलकर देखता है जिसमें खर्चे की जगह हर जगह जय श्री राम लिखा होता है और इस तरह से यह कहानी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आपको किस मूवी का एक्सप्लेन चाहिए नीचे हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जोर से बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम।